सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास 9th में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति और नास्यवाद और हिटलर का उदय। जो हमने पाठ पढ़े थे उससे कुछ जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बच गए थे हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ये कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और ये पूछे जाते हैं अक्सर। तो आज तो शुरू करते हैं हम। फ्रांस की क्रांति का नारा था, जो फ्रांस की जो क्रांति का जो प्रमुख जो नारा रहा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस का जो समाज बटा था, फ्रांस की जो समाज था वो लगभग 3 वर्गों में बटा हुआ था, यानी कि 3 स्टेट में बटा हुआ था। जैसे प्रथम स्टेट में विशेषाधिकार पादरी ये लोग आते थे, और द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग जिनको हम सामंत भी कह सकते हैं वो आते थे, और जो तीसरा वर्ग था उसमें वो लोग आते थे जैसे शिक्षक, व्यवसायी और चिकित्सक, और इसके साथ मजदूर और कृषक वर्ग आते थे। तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तीसरा जो प्रश्न है, द सोशल कॉन्टेक्ट पुस्तक लिखी जीन जैक रूसो। हमने फ्रांस की जो क्रांति की जो कारण पढ़े थे उसमें भी इस बात का जिक्र किया था। जो इंटेलेक्चुअल जो कारण बने थे, जो बौद्धिक जो कारण बने थे, इस पुस्तक का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इन्होंने इस पुस्तक में ऐसे विचारों का उल्लेख कर दिया जीन जैक रूसो ने कि फ्रांस की जनता क्रांति के लिए अग्रसर हुई। अगला प्रश्न है, कानून की आत्मा, यानी कि यह है द स्पिरिट ऑफ लॉस। ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, मॉन्टेस्क्यू की है। फ्रांस की क्रांति में इस पुस्तक का भी बहुत बड़ा रोल रहा। राजा की जो निरंकुश शक्तियाँ था उसका खंडन करने के लिए इन्होंने इस पुस्तक में शक्ति के जो केंद्रीकरण का जो सिद्धांत था और जो देवी सिद्धांत था उसका खंडन किया, और इसने शक्ति के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत दिया, जिसको हम शक्ति पृथक्करण का नियम जो पृथक्करण का जो सिद्धांत भी कहते हैं। आज ये जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं इस नियम को फॉलो करते हैं, जिसमें न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और ये विधायी जो शक्तियों का बंटवारा का जो सिद्धांत है इसी मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक में हमको मिलता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति। जब हम फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं, फ्रांस की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो बनता है 14 जुलाई 1789 को जो क्रांति हुई थी, वो प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है, जिसमें बास्तिल का जो दुर्ग है उसको ध्वस्त कर दिया था। और ये विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है, जिसकी बदौलत ही आज अधिकांश जो देश है, यूरोप से लेकर, यूरोप ही नहीं, जो एशियाई देश है वहाँ पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जो आज गणराज्य हैं। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के बाद एक लीडर या एक नेतृत्व जो क्षमता वाला एक व्यक्ति निकला, वो था नेपोलियन बोनापार्ट। बस तो इसने 40 युद्ध जीतने के बाद इसकी हार हो गई थी। 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार गया था। अगला बात करते हैं हम, जो अगर नेपोलियन की बात कर लें थोड़ा सा, नेपोलियन यह कहा करता था कि जो असंभव जो शब्द है वो मूर्खों की कोष में है, अर्थात कुछ भी असंभव नहीं है। जब ये वाटरलू के युद्ध में हार गया था तो इसने यह तक कह दिया था, मुझे वाटरलू के युद्ध जो 40 युद्ध हुए हैं उनको कलंकित कर सकता है, लेकिन जो मेरे द्वारा जो नेपोलियन जो कोड बना है, जिसको सिविल कोड कहा गया, वह मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसे कलंकित करने वाला कोई दूसरा जो कोड बन नहीं सकता। आज भी हालांकि जो सिविल कोड है नेपोलियन का, आज भी फ्रांस, ब्राज़ील, अन्य अमेरिका देशों में भी थोड़ा सा परिवर्तन के साथ इस नियम को लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कथन भी है। जैसे जीन जैक रूसो का एक महत्वपूर्ण कथन था कि उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति है स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन सांसारिक जीवन के बंधनों में जकड़ा हुआ है। तो यही इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो अक्सर पूछे भी जाते हैं। वो कथन जीन जैक रूसो का था। यही यहाँ पे एक कथन है, मैं ही राज्य हूँ, यह कथन था लुई 14वां का। अगला प्रश्न है, क्रांति के समय फ्रांस का राजा था, कौन था? वो था लुई 16वां। अगला प्रश्न बनता है, लुई 16 को फांसी कब दी गई, यानी कि
लुई 16वां जो था उसको फांसी आपको 21 जनवरी 1793 में दे दी गई इसके परिवार के साथ, और जो भी इसके जो संबंधी थे उन सबको एक साथ फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न बनता है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेपोलियन जो फ्रांस का सम्राट बना 1804 में बना, 1804 में बना। अगला है, इससे पूर्व हमने 2 किताबों का जिक्र किया था। अब जो तीसरी किताब आ रही है ये किताब भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टू टेरराइज ऑफ द गवर्नमेंट। ये जॉन लॉक की प्रसिद्ध किताब है। इन्होंने जो फ्रांस में जो पादरी वर्गों का जो शोषण था, जो धार्मिक आडंबर रचते थे, देवी सिद्धांतों का, इन्होंने पूर्ण रूप से खंडन कर दिया था। राजा को जो देवी सिद्धांत के तहत सारी शक्तियाँ प्राप्त थी उसका खंडन किया था। अगला है, फ्रांस का जो राष्ट्रीय गान जो अभी वर्तमान में भी है वो है मार्शले। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अगला प्रश्न 13वां, फ्रांस में धार्मिक कर। जो अगला है, फ्रांस में जो धार्मिक कर, क्योंकि फ्रांस में 2 प्रकार के कर वसूले जाते थे, जिसको हम धार्मिक कर टाइड बोलते थे, और जो एक टाइल था वो कुलीन वर्गों द्वारा उनसे लिया जाता था, कृषकों से लिया जाता था। अगला है फ्रांस की क्रांति 1905। इससे भी कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले, रूस में सामूहिक खेती को क्या कहते थे, वो थी कोल खोज। जो लेनिन ने चलाई थी, स्टालिन की जो सामूहिकरण की जो आपने पढ़ा था, तो उसमें जो स्टालिन की जो सामूहिकरण की खेती थी उसको हम कोल खोज के नाम से भी जानते हैं। अगला है, रूस में जो बोल्शेविक दल का नेता था वो था लेनिन, व्लादिमीर इलिच उलियानोव इसका नाम है। अगला है, 1917 में रूस का प्रभाव, जो रूस में जो प्रभाव था वो था जार निकोलस द्वितीय। इसी के कार्यकाल में रूस की क्रांति हुई थी। 1905 की क्रांति हो उसको खूनी रविवार की क्रांति भी कहते हैं, हम आगे प्रश्न में पढ़ेंगे। रूस में किस धर्म के अनुयायी जो बहुमत में थे, यानी कि बहुत ज़्यादा थे, वो थे रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जिसको बोलते हैं। अगला है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे, वो थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। यानी कि कार्ल मार्क्स की एक और प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको हम दास कैपिटल कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। अगला है, रूसी जो ड्यूमा को कब बर्खास्त किया है। ये ड्यूमा रूस की संसद का नाम है, जैसे भारत में संसद बोलते हैं, जैसे अमेरिका में कांग्रेस, और ऐसे जापान में डाइट, तो ये नाम है। अगला प्रश्न है, 1950 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। ये गलत हुआ है, यहाँ पे 1905 होगा। 1905 की जो क्रांति है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है।